हेलो एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो जैसे कि हम क्लास 12th में और पढ़े थे कि हम वहाँ पे सिंपल नेटवर्क का और इजी जो हमारे नेटवर्क थे उनका एनालिसिस करते थे। एनालिसिस से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि हम उस नेटवर्क सिंपल नेटवर्क का पोटेंशियल ड्रॉप निकालते थे, मतलब पोटेंशियल निकाल रहे होते थे कि वोल्टेज कितना है, उसमें कितना बैटरी लगी है या उसमें कितना करंट बह रहा है और उसकी कौन सी आर्म में कितना करंट बह रहा है, उसमें और कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये सब हम एनालिसिस करते थे क्लास 12th में सिंपल सर्किट्स पे और हमारे जो सिंपल नेटवर्क होते थे उन पे। तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आएंगे और ज़्यादा हमारे जो है उसी नेटवर्क में हमारे बहुत ढेर सारे कनेक्शंस रहेंगे, 3-3 4-4 पैरेलल और अलग अलग तरीके से लगे रहेंगे, कनेक्शंस रहेंगे। साथ में सीरीज भी हमारा रहेगा। तो उसका हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि हम कैसे उस तरह के नेटवर्क को, जो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स हैं, उनको हम कैसे एनालाइज करें और उनमें हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सी आर्म में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है और कौन सी आर्म में कितना करंट बह रहा है, कौन से रेजिस्टेंस के थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप है या फिर कौन से इम्पीडेंस के थ्रू। यहाँ पे हम इम्पीडेंस यूज़ करेंगे वर्ड, क्योंकि हो सकता हो जो है सर्किट कॉम्प्लेक्स है तो इसमें रेजिस्टेंस की बजाय कैपेसिटेंस हो जाए और या फिर इंडक्टर लगा हो, तो उसमें उस केस में हम सिर्फ इम्पीडेंस की बात करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जैसे कि इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला हमारा सब जानते हैं हम, ये होता है ये हमारा होता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला। ये Z होता है, ये रेजिस्टेंस का स्क्वायर, ये XL होता है जो कि इंडक्टर के वजह से आता है, और ये XC होता है जो कि कैपेसिटेंस की वजह से आता है। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे जितने भी सर्किट में एलिमेंट्स होंगे उसको, या अगर या तो बैटरी हुई तो उसको हम बैटरी से डिनोट करेंगे, अगर एमीटर हुआ या वोल्ट मीटर हुआ तो एमीटर वोल्ट मीटर। लेकिन अगर जहाँ पे हमें नहीं पता होगा कि यहाँ पे क्या है तो वहाँ पे हम इम्पीडेंस का यूज़ करेंगे, या फिर जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा और हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है या फिर कोई इंडक्टर है, तो हम वहाँ पे इम्पीडेंस का यूज़ करते हैं। और फिर जब हम पता लगा लेंगे कि वहाँ पे क्या है तो हम उसके हिसाब से रेजिस्टेंस की या फिर इंडक्टर या फिर कैपेसिटर की वहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, या फिर कैपेसिटर का साइन वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम कॉमन एक साइन यूज़ करेंगे Z, जैसे हम रेजिस्टर का साइन यूज़ करते थे इस तरह से और इंडक्टर का हम साइन यूज़ करते थे इस तरह से और कैपेसिटर का हम साइन यूज़ करते थे इस तरह से। तो आपकी इम्पीडेंस के लिए हम साइन यूज़ करेंगे इस तरह से, ऐसा साइन रहेगा हमारा, और यहाँ पे हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम साइन यूज़ करेंगे इम्पीडेंस का। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें से हमारी सबसे पहली चीज़ आती है, ये सारी चीज़ें क्लास 12th की ही हैं, बस एक बार रिवाइज करा रहे हैं कि जैसे इस तरह का कोई अगर हमारे पास नेटवर्क है, इसका यूज़ है, डायरेक्ट यूज़ आएगा इसका आगे। जैसे ही हम इसको लूप एनालिसिस ख़त्म करेंगे, जो हमारा पाई टी नेटवर्क आएगा, ब्रिज नेटवर्क आएगा, और हमारा जो फिर उसके बाद जो हमारी 3 थ्योरम आएगी, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो उसमें इस सब का डायरेक्ट यूज़ हो रहा होगा बीच में छोटी छोटी जगह पे, इसीलिए ये बता रहे हैं। जैसे ये मान लेते हैं हमारा रेजिस्टेंस 1 है R1 और ये रेजिस्टेंस 2 है R2, और ये हमें नहीं पता कि इस पर कितना पोटेंशियल है, ठीक। और इस सर्किट में करंट जो दौड़ रहा है उसकी वैल्यू I है, ठीक। और ये यहाँ जाके I स्प्लिट हो जाता है I1 में और I2 में। तो अब I1 और I2 की वैल्यू R1, R2 और I के टर्म्स में हमको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, और वो कैसे आएगी, बिना वोल्टेज निकाले। वैसे तो हम क्या करते थे, इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस निकालते थे और उसके बाद
V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले में हम रख के पहले वोल्टेज निकालते थे और उसके बाद जो है हम I1 I2 की वैल्यू उस हिसाब से निकाल देते थे VIR का फॉर्मूला यूज करके। लेकिन यहाँ पे हम एक हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और वो होता है हमारा I1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ये मेन सर्किट का करंट होता है, ये I जो सब मेन सर्किट में दौड़ रहा है। ये होता है हमारा I1, और I2 की वैल्यू भी सिमिलर ही हम निकाल सकते हैं इसी तरह से। R2 की जगह यहाँ पे R1 रख देंगे, अपॉन में R1 प्लस R2 का सम रहेगा इंटू I। ये हमारा I2 निकल आएगा यहाँ से। ध्यान देंगे I1 के सामने हम न्यूमरेटर में R2 लेंगे, मतलब कि दूसरा वाला, और I2 के सामने हम न्यूमरेटर में R1 लेंगे। इसका जो कंसेप्ट हमारा आता है वो हमारा यहीं से आता है कि ये जो हम VIR, इसका अगर कंसेप्चुअली सॉल्व करें तो पहले हम V निकालते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो कंसेप्ट है वो यही है कि पहले हम V निकालेंगे, और V हमारा कितना आएगा, R इक्विवेलेंट हमारा आता है, हम जान रहे हैं कि R इक्विवेलेंट इसका सर्किट का कितना आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये आएगा। और उसके बाद V से V इक्वल्स टू IR, और R इक्विवेलेंट है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये यूज करते हैं। ठीक, ये हमारा ये आ गया हमारा वोल्टेज। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे करंट कितना होगा, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, और इस आर्म में R क्या है, R1 है, तो इस V को हम R1 से डिवाइड कर दे तो ये टर्म हमारा गायब हो जाएगा, और ये R2 अपॉन R1 प्लस R2 I यही आ गया है ना। तो ये हमारी आ गई I1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये I1 होगा, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। तो वही चीज हमने यहाँ पे की, और ये हमारा आ गया I1 हमने वही चीज V से डिवाइड कर दिया था हमने R1 को। इसी तरह से हम I2 भी निकाल देंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, और ये सभी को पता होगा क्योंकि 12th क्लास की चीज़ है ये, 11th-12th की। लेकिन ये जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं ये भी 11th-12th के हैं, लेकिन ये हमें याद होने चाहिए। हम वो कंसेप्ट, वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है उस टाइम जब हम आगे के टॉपिक्स करेंगे कि ये पूरा कंसेप्ट लगाएं, इतना वैल्यू कैलकुलेट करें, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, और उस एक सर्किट में एक बैटरी नहीं कई बैटरीज लगी होंगी, कुछ यहाँ लगी होंगी कुछ यहाँ लगी होंगी, है ना। तो फिर हमें डिपेंड देखना पड़ता है, इसलिए हम ये चीज़ अपने दिमाग में पहले से ही बना के चलेंगे। इसी में हमारी एक चीज़ और आ जाती है, अगर हमारे पास जैसे पिछला टाइप का सर्किट था उसमें पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो हम जान रहे थे कि करंट हमारा डिवाइड होगा, तभी हमने I1 I2 की वैल्यू ले ली। अब अगर हम 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हम जानते हैं कि इसमें I तो सेम रहेगा, जैसे पिछली बार V हमारा सेम था, लेकिन इस वाली सीरीज में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू अलग अलग होगा। जैसे कि इस तरह से अगर हमारा सर्किट है, अगर हमारा ये सर्किट है और इसमें अब की बार हमको वोल्टेज दिया है लेकिन सर्किट का करंट नहीं दिया, हमको जो है I नहीं दिया है, और इसके ये R1 है R2 है, करंट की हमको कोई नॉलेज नहीं। जैसे पिछले उसमें हमको वोल्टेज की कोई नॉलेज नहीं थी, वैसे ही इसमें हमें करंट की कोई नॉलेज नहीं। ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा R1 है। अगर हमें निकालना हो कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1, अगर हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दें तो हमें पता लगेगा कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और फिर ऐसे ही R2 के अक्रॉस हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो हमें निकालना क्या है, V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है कि R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है और R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और ये किसके फॉर्म में निकालना है या फिर किसके टर्म्स में लिखा रहना चाहिए, R1 R2 और V के टर्म्स में से। तो सिमिलर जैसे जो फॉर्मूला करंट के लिए था, सेम फॉर्मूला इसके लिए भी होगा। वो होगा हमारा V1 इज इक्वल्स टू R2, इसमें भी 1 है तो 2 पहले रखेंगे, R1 प्लस R2 इंटू V, ये वाला V, ये होगा हमारा V1, और फिर ये होगा हमारा V2।
V2 अब आप खुद से बना सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये हमारा V2 बन जाएगा 2V। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी और इनको हम जो है अपने दिमाग में लेके चलेंगे जब हम इसके अगले टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। तो अब हम बात करेंगे, जो अगला टॉपिक हमारा है वो हमारा जो हमारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हैं उनको पढ़ने से पहले हमें एक और चीज़ 12th की रिवाइज करनी पड़ेगी, वो है क्रिचॉफ्स लॉ। तो हमारे क्रिचॉफ्स के दो लॉ थे, पहला था हमारा क्रिचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा था हमारा क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हेडिंग डाल देंगे क्रिचॉफ्स लॉज। हेडिंग डालेंगे हम क्रिचॉफ्स लॉज। पहला जो लॉ आता है क्रिचॉफ का वो आता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ, KCL, इसको क्रिचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। और दूसरा जो लॉ आता है वो हमारा आता है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL से इसको डिनोट करते हैं। अब हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि क्रिचॉफ्स की डेफिनेशन क्या है। तो जैसे अब तक की हम जैसे 12th में पढ़ते थे कि क्रिचॉफ की डेफिनेशन हम इस तरह से पढ़ते थे कि हमको बस समझ में आ जाए कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है, लेकिन BSc में हम ये डेफिनेशन को थोड़े एक साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जैसे कि पहले हम ये पढ़ते थे क्रिचॉफ्स करंट्स लॉ में कि इस तरह से मान लो अगर हमारा सर्किट है, ये यहाँ से I1 करंट आ रही है, यहाँ से I2 करंट आ रही है और ये हमारी I3 करंट अगर निकल रही है, तो हम कहते थे कि जो I3 करंट है वो हमारे I1 प्लस I2 के बराबर होगी। ठीक, हम ये चीज़ यूज़ करते थे पहले 12th में। चीज़ें अभी भी सेम रहेंगी, बस हम इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। अब I3 की डायरेक्शन है वो, लेकिन माइनस I3 की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, ये हमारी डायरेक्शन हुई माइनस I3 की डायरेक्शन। अब ध्यान से, अगर ये हमारा जो लॉ का एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा लॉ की वजह से ये आया, रिजल्ट आया है हमारा, तो अगर हम लॉ को डिफाइन करना चाहें इस रिजल्ट के आधार पे, तो हम कह सकते हैं कि क्रिचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट ऑल the algebraic sum of all the current which are reaching at a junction is always 0. The algebraic sum इन सब सारे करंट्स का algebraic sum, ठीक, ये माइनस I का एडिशन है। ठीक, तो algebraic sum of all the currents reaching at the junction, at any junction, किसी भी जंक्शन पे अगर जो करंट वहां उस जंक्शन पे आ रहे हैं उनका अगर हम सम कर दें तो वो हमेशा क्या देता है, 0। और यही डेफिनेशन हमारी जो है ग्रेजुएट लेवल की डेफिनेशन है कि KCL में हमारा जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी करंट हमारा अगर आ रहा है किसी जंक्शन पॉइंट पे तो वो उन सब का सम हमारा कितना होगा, 0। तो ये था हमारा KCL, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। और अगर हम बात करें 12th लेवल की, जिसको मतलब इसको समझने में मुश्किल है, तो वो एग्जाम में वो भी लिख सकता है कि द करंट विच एंटर्स एट ए जंक्शन इज इक्वल टू द करंट विच इज लीविंग फ्रॉम दैट जंक्शन। जितना करंट आ रहा है किसी जंक्शन पे उसका जो करंट का अमाउंट है वो इक्वल होगा जितना करंट उस जंक्शन से निकल रहा है उसके। तो ये था हमारा क्रिचॉफ्स करंट लॉ। अब अगला आता है हमारा क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ की अगर हम बात करें, और क्रिचॉफ्स करंट लॉ हमारा बेस्ड किस पे है, पहले एक चीज तो रह गई, क्रिचॉफ्स करंट लॉ हमारा जो है बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे ये हमारा बेस्ड है क्रिचॉफ्स करंट लॉ। लेकिन क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करें
तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारा बेस्ड रहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यानी कि इसमें एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, इसमें चार्जेस कंजर्व रहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड रहता है ये। तो अब हम बात करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमारा स्टेट करता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए लूप इज इक्वल टू 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है ये हमारा स्टेट करता है कि एल्जेब्रिक सम जो होता है हमारा, जो हमारा एल्जेब्रिक सम होता है, इसकी डेफिनेशन है, अरे सॉरी, इसका स्टेटमेंट जो है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए लूप, किसी भी लूप में, या फिर कह सकते हैं इन ए मैश, लूप को ही हम मैश भी कहते हैं, इन ए मैश इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए लूप इज इक्वल टू 0। जैसे कि केवीएल में हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बहुत कंजुगेटेड सा और कॉम्प्लिकेटेड सा हमारा सर्किट है। तो इस तरह का हमारा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है, इसमें हम और जो है वो बनाते हैं। एक ये हमारा यहाँ पे जो है इस बैटरी का इंटरनल इम्पीडेंस होगा, ठीक, और इसको हम ठीक है इंटरनल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। असल में ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल सा एक पैरेलल सीरीज का कनेक्शन है, बट एक काफ़ी जो है इसमें 3 लूप्स देखने को मिल सकते हैं, इस वजह से मैंने ये बनाया। तो जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है उसके लिए पहला लूप, ये दूसरा लूप और ये हमारा तीसरा लूप होता है। तो हम इसको जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे हम ले लिए, ये हमारा VA है, ये हमारा RA है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट बैटरी, R1, R2, R3, ये हमारा हो गया R4, R5, R6, ठीक, ये R7, R8 और R9 हो गया ये। और हमारा जो है इसी में करंट हम इस लूप में मान लेते हैं कि हमारा इस डायरेक्शन में बह रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे हमारा करंट बह रहा है I1। इस लूप में हमारा जो करंट बह रहा है वो भी इस डायरेक्शन में बह रहा है और उसको हम मान लेते हैं I2। और इस लूप में हम मान लेते हैं कि करंट इस तरह से बह रहा है और उसको हम मान लेते हैं I3, ठीक। तो अगर हम जानते हैं कि जो हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है उसमें हमें इक्वेशंस लिखनी होती हैं, इस लूप की इक्वेशन लिखेंगे, इस लूप की इक्वेशन लिखेंगे, इस लूप की इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि number of equations is equals to number of loops। जितने लूप्स होंगे हमें उतनी इक्वेशंस मिलेंगी। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं इस सर्किट में कि हमारे 3 लूप हैं।
हमारे 3 इक्वेशंस बनेंगी। सबसे आती है, हम बात करते हैं पहली इक्वेशन की। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम इस तरह से लगाते हैं कि जहाँ से हमारा करंट एंटर हो रहा है उस साइड को हम लिखते हैं पॉजिटिव, और जहाँ से हमारा जो करंट है, जो हमने डायरेक्शन दी हुई है किसी भी लूप में करंट की, वो जहाँ से निकल रही है उसको हम देते हैं नेगेटिव साइन। तो जैसे बैटरी का तो हम साइन दे नहीं सकते, उसका पहले से ही रहता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। इसको हम देते हैं यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से घुसा यहाँ से निकला। अब यहाँ से ये एंटर किया और यहाँ से ये निकला, यहाँ से ये एंटर किया और ये यहाँ से निकला। केवल इस लूप की बात कर रहे हैं हम, बाकी हम अभी किसी की लूप की बात नहीं कर रहे हैं। और ये यहाँ से एंटर किया और ये यहाँ से निकल रहा है। तो ये हमारा पहला लूप हो गया। ठीक, अब हम ध्यान से देख रहे हैं कि ये इस लूप में ये वाला करंट यहाँ से एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, और यहाँ निकल रहा है तो यहाँ नेगेटिव। वैसे ही यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। और इसमें भी यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। ये तरीका सबसे सेफेस्ट तरीका होता है, और मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि इसी तरीके से आप जो है अपना क्वेश्चन या फिर करने का तरीका इसी तरीके में जो है, इसी वे में आप अपना करने का तरीका ढालिए इस किरचॉफ्स वोल्टेज इक्वेशंस को, किरचॉफ वोल्टेज लूप्स की इक्वेशंस को लिखने के लिए। इस तरीका मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत कंसेप्ट है। ऐसे ही प्लस माइनस हमने रटने के लिए नहीं लगाया। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता था कि वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप का सम किसी लूप में 0 होता है। ठीक, और हमने प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये प्लस माइनस पोटेंशियल ड्रॉप हमारा जो है इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से हमारा पोटेंशियल देखिए, V था तो V के पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब हाई पोटेंशियल। अब यहाँ से हाई पोटेंशियल था, यहाँ तक हमारा इसके स्टार्टिंग में हाई था, प्लस, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस में गया। ठीक, यानी कुछ कम हुआ पोटेंशियल, इसीलिए प्लस से माइनस लिया हमने। और इसीलिए इक्वेशन लिखते वक्त पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी कि हम थम्स अप देंगे यहाँ पे कि हाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हमारा वो आएगा I1 RA, और ये हमारा प्लस में लेंगे हम इसको। यहाँ पे भी हम चेक करेंगे कि प्लस से नेगेटिव, यानी कि हाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हमारा दूसरा भी टर्म आएगा प्लस I1 R1। ठीक, अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप भी हो रहा है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ भी रहा है। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव में चला गया, तो हमें नहीं पता कि कौन सी करंट की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कौन सी करंट की वजह से पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस R4, तो हमारा सेम है सब में, R4 ब्रैकेट में I1 प्लस I2, I1 माइनस I2। देखिए डायरेक्शन क्योंकि अलग है, ये नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस रेजिस्टेंस के थ्रू हम डायरेक्शन देखेंगे, केवल ऐसे लूप के में करंट की डायरेक्शन नहीं देख रहा है। इस रेजिस्टेंस में I1 जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और I2 जो है वो ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए I1 माइनस I2। ठीक, अब I1 माइनस I2 में जो बड़ा होगा वो यहाँ पे अपना वो दिखा देगा। अगर बड़ा होगा तो देखिए ध्यान से, पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, है ना। पोटेंशियल इंक्रीज होना यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक, और यहाँ की बात करें तो यहाँ भी हमारा I1 R7 आएगा प्लस में, प्लस I1 R7, और यहाँ पे क्या हो रहा है VA हमारा क्या है, VA यानी कि हमारा पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। ये देखो माइनस से प्लस में, बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल वापस से इंक्रीज कर देना, वापस से इलेक्ट्रॉन को रेगुलेट कर देना उस सर्किट में। तो यहाँ से इंक्रीज हुआ है तो माइनस लेंगे, VA इज इक्वल्स टू 0। इन सब का सम हमारा कितना आया है, 0 आया है। ठीक, अगर इसको हम सही से लिखें तो ये हमारा जो है, ये इस तरह की इक्वेशंस हमें बनानी आनी चाहिए। इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हमारा यही मेन रहता है, ये हमारी इक्वेशंस आ गई और इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। जैसे सेकेंड वाले की अगर हम अब अपने तरीके से जल्दी जल्दी निकाले तो फिर से आएगी I2 आएगी, यहाँ पे I2, यहाँ देखिए प्लस से माइनस तो हमें पता नहीं है यहाँ, क्योंकि I1 भी जा रहा है, तो हम निकालेंगे
I2 तो हमारा इसमें I1 I2 दोनों आ रहा है, तो R4 लेंगे, R4 I2 माइनस I1, ठीक। तो I2 यहाँ पे क्योंकि हमने हमारा मेन करंट है तो हम I2 पहले ले लेंगे। अब जो ज़्यादा बड़ा होगा वो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता देगा कि ये पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक। ये हमारी पहली लूप की इक्वेशन थी, ये हमारी दूसरी लूप की इक्वेशन आ रही है, ठीक। सेकेंड लूप की इक्वेशन है ये। तो यहाँ पे हमारी ये आएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या R2, तो I2 R2 पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो यानी कि हाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो प्लस I2 R2, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से R5 जो है इस लूप में कॉमन है, तो R5 बाहर लिए, अंदर हमारा I2 इधर है और I3 ऊपर की तरफ है, तो I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, अब जो भी होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता देगा कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है कि इंक्रीज हुआ है इस साइन के थ्रू, क्योंकि I3 अगर पोटेंशियल ज़्यादा ड्रॉप हो, I3 मतलब इंक्रीज कर रहा होगा पोटेंशियल, तो वो हमारा जो है ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो पता लग जाएगा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि नेगेटिव आया है। अब जैसे ही हम यहाँ आए, I3 के बाद हमारा आ जाएगा R8, तो R8 हमारा कितना आ रहा है प्लस माइनस में, R8 हमारा देखिए इसमें ड्रॉप हो रहा है, तो प्लस I2 R8, तो ये हमारा आ गया, और इसमें हमारा कोई भी बैटरी नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका सम आएगा 0, ठीक। इसी तरह से हमारी थर्ड इक्वेशन आएगी, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन हमारी इस तरह से रहेगी, फिर से हम उसमें यूज़ करेंगे, जैसे कि R9 पहले लें तो हमारा आएगा R9 और I3, तो I3 R9 आएगा, I3 R9, उसमें भी देख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो हाँ पॉजिटिव लेंगे इसको। यहाँ की बात करें R5 की, तो फिर से हमारा R5 जैसे कॉमन है, तो R5 हमारा दोनों लूप में है R5, तो R5 हम बाहर लेंगे और I3 माइनस I2 कर देंगे, यहाँ पे I2 कर देंगे, और जो वैल्यू होगी वो हमारी पता लग जाएगी, मतलब ड्रॉप हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से हमारा पता लग जाएगा। फिर यहाँ की बात करें तो वहाँ हमारा देख सकते हैं कि फिर से ड्रॉप हुआ है, प्लस से नेगेटिव करंट की डायरेक्शन चले तो ड्रॉप हुआ है, तो I3 R3 लिखेंगे प्लस में, प्लस I3 R3, और यही मेथड मैं इंसिस्ट करूंगा क्योंकि आगे जाके यही मेथड काम देता है, ये प्लस माइनस लगा के करने वाला मेथड। बाकी 11th-12th में हम लोग जो भी मेथड पढ़े रहते हैं वो हमें कॉम्प्लिकेट जो हमारे नेटवर्क आएंगे उसमें हमें प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए ये नेटवर्क, ये तरीका जो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने का बहुत इजी होता है, और वहाँ पे हमको बहुत ही आसानी से समझा देता है, मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है ये। अगला अगर हम देखें तो वो हमारा आएगा I3 R6, प्लस में ही आएगा I3 R6, और इसमें भी कोई बैटरी नहीं लगी तो 0, ठीक, मतलब कोई बैटरी नहीं लगी तो हम उसमें माइनस वाला वो जोड़ेंगे ही नहीं। अब ये तीनों को इक्वेशंस को हम सॉल्व करके निकालते हैं I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू, और हम इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम कह सकते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के थ्रू हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो अब हमारा सर्किट है, ध्यान से देखिए, अभी तक हमने इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं पढ़ा था, इसीलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि ये हमारा जो है पाई नेटवर्क के इक्विवेलेंट का सर्किट है, या पाई नेटवर्क हम कह सकते हैं यहाँ से, अरे सॉरी, ये हमारा टी नेटवर्क है, ये इतना हमारा टी नेटवर्क है, और इसकी अगर हम बात करें ये वाला केवल इतना, तो ये हमारा पाई नेटवर्क है। वैसे टी और पाई नेटवर्क हम आगे जाके समझाएंगे आपको, लेकिन हम बस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हम इतना ही बता, हमारा एम यही है कि हम बस इक्वेशंस लिखना सही सीख जाएं, हमें पता रहे कि हमारा जो है पोटेंशियल ड्रॉप किस तरह से लिखना है, कब हमें पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, और R1 I2 और I2 R1 हमें पता चल जाए कि क्या लेना है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमने बताया ही था कि ये आपका जो है कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, जबकि किरचॉफ्स करंट लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करता है, मतलब बेस्ड रहता है। अब अगला आता है हमारा लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस हमारा ये जो है टॉपिक, यहाँ से हमारा शुरू होता है असली इलेक्ट्रॉनिक्स। और लूप एनालिसिस में हम देखेंगे कि हम इस तरह की, जैसे तीन हमारी इक्वेशंस हैं, क्योंकि इसमें 3 लूप थे, अब जैसे 4 लूप हो गए या 5 लूप हो गए,
तो उस तरह के सर्किट को, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम कैसे सॉल्व करें जिससे हम I1, I2, I3 है ना, और अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू फिर पोटेंशियल ड्रॉप और बाकी सारी चीज़ें, उसका मतलब उस तरह के नेटवर्क का हम कैसे एनालिसिस करें कि एक और हमारी आर्म बढ़ जाए, एक और हमारी इस तरह से इसमें बढ़ जाए, और इस तरह से कर करके n टाइम्स हमारा हो जाए। ठीक, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम देखते हैं चल के। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक, ये हमारी 3 इक्वेशंस। तो यहाँ से हमको केवल इतना ही सीखना है कि हम इक्वेशंस निकालना सीख लिए हैं कि नहीं। आते हैं अब अगले पे। एक बार किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने का हम मेथड पॉइंट वाइज लिखा दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम KVL लिखेंगे, और इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, छोटा लिखते हैं थोड़ा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये बेस्ड होता है। दूसरा पॉइंट हमारा KVL से आता है कि करने का तरीका क्या है, इसको अप्लाई करने का तरीका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई अपना करंट की एक डायरेक्शन तय करते हैं। ठीक, सो जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा सर्किट है, ठीक, जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये सर्किट है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन हम चूज करेंगे, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, I1 करंट और ये I2 करंट मान लेते हैं ये। ठीक, आप उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे ये क्लॉकवाइज लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। इसमें आपका जो इक्वेशंस बनेगी वो आपकी कभी भी गड़बड़ी नहीं करेंगी अगर आप तरीका यही अपनाए जैसे लिखा जा रहा है। दूसरा जो रहता है वो अप्लाई साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस कैसे, जैसे कि अगर हमारा I1 की डायरेक्शन ये है, तो करंट हमारा यहाँ से घुसा और इधर से निकला, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, जहाँ से एंटर करता है वहाँ पे पॉजिटिव होता है। यहाँ लिख लेते हैं फिर डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, और इसके आगे जगह है, हाँ है, यहाँ लिख लेते हैं कि करंट हमारा जहाँ से जैसे कि पॉजिटिव रहेगी, करंट इज एंटरिंग, करंट इज एंटरिंग, करंट एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक, डायरेक्शन, और करंट जहां से हमारा निकल रहा है तो करंट इज लीविंग, वहां पे हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक, तो ये थी हमारी डायरेक्शन। यहाँ भी हमारा, यहाँ करंट आ रहा है पॉजिटिव और यहाँ से निकल रहा है नेगेटिव, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव और यहाँ से निकल रहा है नेगेटिव। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ घुस रहा था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से हम साइन कन्वेक्शंस लगा दिए, साइन लगा दिए। अब उसके बाद ठीक, तीसरा आता है, यहाँ पे हम कहेंगे कि हमें अब इक्वेशंस लिखनी है बस। तो यही 3 हमारे तरीके रहते हैं। ठीक, राइट दी इक्वेशंस, या फिर कह सकते हैं लूप इक्वेशंस। तो हमें यहाँ पे लूप इक्वेशंस लिखनी होंगी। ये हमारा VA है। ठीक, और हमें याद रखना है कि यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव नेगेटिव पहले से ही लगा रहता है, तो हमें VA को फिर
पोटेंशियल एज मतलब नेगेटिव में लेना होगा। ठीक, इस तरह से हम यहाँ पे अपना जो है KVL को लिखने की, ये थे हमारे पॉइंट्स।